10 जून 323 बीसी। बेबीलोन। रात का वक्त है। एक आलीशान महल के अंदर एक कमरे में मौत का सन्नाटा है। बाहर हवाओं में गर्मी है, लेकिन उस कमरे के अंदर हर इंसान ठंड से कांप रहा है। उस कमरे के बीचों बीच एक सोने के बिस्तर पर एक आदमी लेटा है। उसकी उम्र सिर्फ 32 साल है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है। उसका जिस्म कमजोर हो चुका है। वो बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आंखों में, उन नीली और भूरी आंखों में, आज भी वो आग है जिसने पूरी दुनिया को जला दिया था। उस बिस्तर के चारों तरफ उसके जनरल्स खड़े हैं, वो लोग जिन्होंने इस आदमी के साथ मिलकर खून की नदियां बहाई हैं। वो सब रो रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये इंसान मर सकता है। ये वो आदमी है जिसने शेरों का शिकार किया, जिसने रेगिस्तान को हराया, जिसने समुद्र पर पुल बना दिया और जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को घुटनों पर ला दिया। ये भगवान था। ये ज्यूस का बेटा था। इसे मौत कैसे छू सकती है? आखिरी सांसें गिनते हुए उस आदमी ने अपनी उंगली से अपनी शाही अंगूठी निकाली। उसके जनरल्स आगे झुके। उन्होंने पूछा, महाराज, आपके बाद ये सल्तनत, ये दुनिया, ये एम्पायर किसका होगा? उस आदमी ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और सिर्फ एक लाइन बोली। एक ऐसी लाइन जिसने अगले 50 सालों तक दुनिया को खून में डुबो दिया। उसने कहा, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो सबसे ताकतवर होगा, ये उसका होगा। और ये बोलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम, हमेशा के लिए खामोश हो गया। सोचो जरा, जिस आदमी ने 10 साल में 20 लाख स्क्वायर माइल्स जीत लिए, जिसने ग्रीस से लेकर इंडिया तक अपनी तलवार का लोहा मनवाया, मरते वक्त उसके पास अपने हाथ में पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आज शून्य पॉडकास्ट पर हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे। क्या सिकंदर सच में जीता था, या वो एक ऐसा हारा हुआ इंसान था जो अपने ईगो के पीछे भागते भागते खुद को खत्म कर गया? आज हम हिस्ट्री की किताबों वाले अलेक्जेंडर को नहीं पढ़ेंगे। आज हम उस अलेक्जेंडर को डिकोड करेंगे जो रात को सो नहीं पाता था, जो अपने दोस्तों को नशे में मार देता था, जिसे लगता था कि वो इंसान नहीं देवता है। ये कहानी एम्बिशन की एक्सट्रीम लिमिट है। ये कहानी है उस पागलपन की जो एक इंसान को दुनिया का मालिक तो बना देती है, लेकिन उसे अंदर से खोखला कर देती है। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द मैन हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड बट लॉस्ट हिमसेल्फ। अलेक्जेंडर की कहानी शुरू होती है पहला मैसिडोनिया में, साल 356 बीसी। लेकिन दोस्तों, अलेक्जेंडर को समझने से पहले हमें उसके पेरेंट्स को समझना होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर एक केमिकल रिएक्शन था, अपने पिता की रियलिटी और अपनी मां की फैंटेसी का। उसका पिता फिलिप सेकंड एक वॉरियर था, एक ऐसा आदमी जिसकी एक आंख जंग में फूट गई थी, जिसका शरीर घावों से भरा था। फिलिप ने मैसिडोनिया को एक ताकतवर देश बनाया था। वो प्रैक्टिकल था, रूथलेस था। लेकिन उसकी मां ओलंपियस, वो खतरनाक थी। ओलंपियस कोई आम औरत नहीं थी। वो स्नेक वर्शिप करती थी। कहा जाता है कि वो सोते वक्त अपने बिस्तर पर सांप रखती थी। वो अलेक्जेंडर के दिमाग में बचपन से एक बात भरती थी, तुम फिलिप के बेटे नहीं हो। तुम्हारा असली बाप ज्यूस, देवताओं का राजा है। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, तुम इस दुनिया से बड़े हो। सोचो, उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। एक तरफ बाप सिखाता था कि तलवार कैसे चलानी है, दूसरी तरफ मां सिखाती थी कि तुम भगवान हो। अलेक्जेंडर के अंदर बचपन से ही गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया था। उसे लगता था वो हार नहीं सकता। एक इंसिडेंट है जो प्रूफ करता है कि अलेक्जेंडर कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। जब वो सिर्फ 12-13 साल का था, उसके पिता फिलिप के पास एक घोड़ा लाया गया। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलिस। ये घोड़ा एक मॉन्स्टर था, काला, विशाल और जंगली। कोई भी सोल्जर उसके पास जाता, वो उसे लात मार देता या काट लेता। फिलिप ने गुस्से में कहा, हटाओ इस पागल जानवर को, ये बेकार है। तभी छोटे अलेक्जेंडर की आवाज आई, मैं इसे काबू कर सकता हूं। फिलिप और उसके जनरल्स हंसे, बच्चे, जहां बड़े फेल हो गए वहां तू क्या करेगा? अलेक्जेंडर ने शर्त लगाई, अगर मैंने इसे काबू कर लिया तो ये मेरा, नहीं तो मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। अलेक्जेंडर घोड़े के पास गया। उसने एक चीज नोटिस की थी जो किसी एक्सपीरियंस जनरल ने नहीं देखी थी। वो घोड़ा पागल नहीं था, वो डरा हुआ था। वो अपनी ही परछाई से डर रहा था। अलेक्जेंडर ने धीरे से घोड़े की लगाम पकड़ी और उसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया। परछाई पीछे चली गई। घोड़ा शांत हो गया। अलेक्जेंडर उस पर सवार हो गया और उसे फुल स्पीड में दौड़ाया। जब वो वापस आया तो फिलिप की आंखों में आंसू थे। उसने अलेक्जेंडर का माथा चूमा और एक भविष्यवाणी की, मेरे बेटे, अपने लिए कोई और दुनिया ढूंढ लो। मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है।
उस दिन अलेक्जेंडर ने सिर्फ एक घोड़ा नहीं जीता था, उसने अपने बाप का रिस्पेक्ट जीता था, लेकिन उसने ये भी मान लिया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अलेक्जेंडर की एजुकेशन भी नॉर्मल नहीं थी। फिलिप ने उसे पढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर को बुलाया, एरिस्टोटल। 3 साल तक एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को साइंस, मेडिसिन और फिलॉसफी सिखाई। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो अलेक्जेंडर ने सीखी वो थी दी इलियड, होमर की कविता। उसमें एक कैरेक्टर था अकिलीस, एक वॉरियर जिसने छोटी उम्र में मरना चुना लेकिन अमर होना चुना। अलेक्जेंडर सोते वक्त अपने तकिए के नीचे दो चीजें रखता था, एक खंजर और एक कॉपी इलियड की। वो अगला अकिलीस बनना चाहता था। उसे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए थी, उसे ग्लोरी चाहिए थी। लेकिन 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की दुनिया हिल गई। साल 336 बीसी। उसकी बहन की शादी थी। जश्न चल रहा था। किंग फिलिप, अलेक्जेंडर का पिता, बिना बॉडीगार्ड के थिएटर में घुसा। अचानक उसका अपना ही बॉडीगार्ड पाउसेनियस आगे आया। उसने एक छुपा हुआ खंजर निकाला और फिलिप के सीने में उतार दिया। फिलिप वहीं मर गया। 1 सेकंड में मैसेडोनिया का राजा खत्म। पूरा दरबार शॉक में था। लेकिन अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर शॉक में नहीं था। अलेक्जेंडर एक्शन में था। जैसे ही फिलिप मरा, अलेक्जेंडर ने वो किया जो एक डिक्टेटर करता है। उसने थ्रोन यानी गद्दी पर कब्जा किया। और फिर शुरू हुआ द पर्च, सफाई अभियान। उसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। अपने कजिन अमिंतस को मरवा दिया। उसके पिता की दूसरी पत्नी और उसके बच्चे को अलेक्जेंडर की मां ओलंपियस ने जिंदा जला दिया या मरवा दिया। हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, लेकिन वो मारे गए। अलेक्जेंडर ने साफ कर दिया कि जंगल में सिर्फ एक शेर रहेगा। अब अलेक्जेंडर राजा था। उसके पास दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, द मैसिडोनियन फैलेंक्स, लंबे भाले वाले सोल्जर्स। उसके पास एरिस्टोटल का दिमाग था और उसके पास ओलंपियस दिया हुआ पागलपन था। उसने मैप की तरफ देखा। ग्रीस उसके पास था, लेकिन उसकी नजर ईस्ट में थी। द पर्शियन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, सोने की चिड़िया। पर्शिया उस वक्त का अमेरिका था, सुपर पावर। उनके पास लाखों की फौज थी, अनलिमिटेड पैसा था और किंग डैरियस थर्ड जैसा शक्तिशाली राजा था। मैसेडोनिया पर्शिया के सामने एक चींटी जैसा था। सबने अलेक्जेंडर को मना किया, मत जाओ, ये सुसाइड मिशन है। उनके पास नेवी है, पैसा है, लोग हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को इकट्ठा किया, सिर्फ 40,000 सोल्जर्स, और उसने समुद्र पार किया। जब वो एशिया की जमीन पर उतरा तो उसने सबसे पहले अपना भाला जमीन में गाड़ा और कहा, ये जमीन मुझे देवताओं ने दी है। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये डेस्टिनी थी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होनी थी, द बैटल ऑफ ग्रैनिकस। पर्शियन गवर्नर्स ने अलेक्जेंडर को रोकने के लिए एक नदी के किनारे अपनी फौज खड़ी कर दी। उन्होंने सोचा अलेक्जेंडर थका हुआ है, वो रुकेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने वेट नहीं किया। वो अपने घोड़े ब्यूसिफेलस पर बैठा और सीधा नदी में कूद गया। दुश्मन हैरान रह गए, ये पागल है क्या, पानी में लड़ेगा। अलेक्जेंडर सबसे आगे था। उस पर हमला हुआ। एक पर्शियन कमांडर ने अपनी कुल्हाड़ी अलेक्जेंडर के सर पर मारी। अलेक्जेंडर का हेलमेट टूट गया। वो मरने ही वाला था। तभी उसके दोस्त क्लाइटिस द ब्लैक ने उस पर्शियन का हाथ काट दिया। अलेक्जेंडर बच गया। उस दिन अलेक्जेंडर ने पर्शिया को पहला झटका दिया। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर थी किंग डैरियस थर्ड। डैरियस को जब पता चला कि एक 20 साल का लड़का उसे चैलेंज कर रहा है, तो वो हंसा। उसने अपनी शाही फौज निकाली, द बैटल ऑफ इस्सिस। डैरियस के पास 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स थे। अलेक्जेंडर के पास वही 40,000। रेशियो था 3:1। लॉजिकली अलेक्जेंडर को कुचल दिया जाना चाहिए था। लेकिन अलेक्जेंडर के पास एक नया वेपन था, फियरलेसनेस। बैटलफील्ड पर अलेक्जेंडर ने देखा कि डेरियस अपने रथ यानी चैरियट पर सबसे पीछे खड़ा है। अलेक्जेंडर ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने कहा, हमें उनकी आर्मी को नहीं मारना, हमें उनके हेड को काटना है। अलेक्जेंडर अपने बेस्ट घुड़सवारों कैवलरी के साथ एक तीर की तरह सीधा डेरियस की तरफ भागा। वो दुश्मन की लाइंस को चीरते हुए, मारते काटते हुए डेरियस की तरफ बढ़ा। डेरियस ने देखा कि एक खून से सना हुआ शैतान, आग जैसी आंखों वाला लड़का सीधा उसकी तरफ आ रहा है। डेरियस, दुनिया का सबसे पावरफुल राजा, डर गया। वो अपना रथ, अपना धनुष, अपना शाही क्लोक छोड़कर भाग गया। जब एक राजा भागता है तो आर्मी टूट जाती है। अलेक्जेंडर जीत गया। लेकिन उसने डेरियस का पीछा नहीं किया। वो डेरियस के टेंट में गया। वहां डेरियस की माँ, बीवी और बेटियां थीं। वो डर से रो रही थीं। उन्हें लगा अलेक्जेंडर उन्हें मार देगा या गुलाम बना लेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। उसने कहा, मैं औरतों से नहीं लड़ता, आप सेफ हैं।
यहाँ अलेक्जेंडर का नोबल साइड दिखता है। वो एक जेंटलमैन था अभी तक। लेकिन अब अलेक्जेंडर के सामने एक ऐसी रुकावट आने वाली थी जो ना इंसान थी ना जानवर। एक शहर, टायर। एक ऐसा आइलैंड सिटी जो समुद्र के बीच में था, जिसके चारों तरफ 150 फीट ऊंची दीवारें थी, जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था। टायर के लोगों ने अलेक्जेंडर को कहा, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। अलेक्जेंडर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने वो किया जो हिस्ट्री में इम्पॉसिबल माना जाता है। उसने कहा, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा। अलेक्जेंडर ने समुद्र की तरफ देखा और कहा, अगर टायर जमीन से जुड़ा नहीं है तो मैं इसे जोड़ दूंगा। ये हिस्ट्री का सबसे ऑडेशियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि समुद्र में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी डालकर एक पुल बनाया जाए। सोचो, दुश्मन ऊपर दीवारों से तीर बरसा रहा है, गरम रेत फेंक रहा है, और अलेक्जेंडर के सोल्जर्स पानी के बीच में खड़े होकर रास्ता बना रहे हैं। 7 महीने लग गए। 7 महीने तक अलेक्जेंडर वहां अड़ा रहा। टायर वालों ने सोचा वो थक कर चला जाएगा, लेकिन उन्हें अलेक्जेंडर की जिद का अंदाजा नहीं था। जब वो पुल दीवार तक पहुंचा तो अलेक्जेंडर ने दुनिया के सबसे बड़े सीज टावर्स बनवाए, 160 फीट ऊंचे टावर्स। और फाइनली दीवारें टूटीं, अलेक्जेंडर अंदर घुसा। और उस दिन दुनिया ने अलेक्जेंडर का वो रूप देखा जो ग्रेट नहीं, क्रूअल था। गुस्से में अलेक्जेंडर ने 8,000 लोगों को वहीं काट दिया और 2,000 लोगों को समुद्र के किनारे जिंदा क्रूसिफाई कर दिया, यानी सूली पर लटका दिया। 30,000 औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। ये मैसेज क्लियर था, जो अलेक्जेंडर के सामने झुकेगा वो बचेगा, जो खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा। टायर की राख पर खड़े होकर अलेक्जेंडर ने इजिप्ट की तरफ रुख किया। इजिप्ट वालों ने लड़ाई ही नहीं की। उन्होंने अलेक्जेंडर को अपना फ़ैरो मान लिया, अपना भगवान मान लिया। वहां अलेक्जेंडर ने सीवा ओएसिस की यात्रा की। रेगिस्तान के बीच में एक मंदिर था। वहां के पुजारी ने अलेक्जेंडर को देखकर कहा, ओ पाई डियोस, यानी ओ सन ऑफ गॉड। शायद उसने ग्रीक बोलने में गलती की थी। वो कहना चाहता था ओ पाई डियोन, यानी ओ माई सन। लेकिन अलेक्जेंडर ने वही सुना जो वो सुनना चाहता था। उस दिन के बाद अलेक्जेंडर को यकीन हो गया कि वो इंसान नहीं है, वो ज़्यूस का बेटा है। उसने अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया, मैं तुमसे अलग हूं। लेकिन अभी एक आखिरी कांटा बाकी था, किंग डेरियस। डेरियस अभी भी जिंदा था। उसने एक नई और भी बड़ी आर्मी इकट्ठा की थी। इस बार उसने गौगा मेला के मैदान को चुना, एक ऐसा प्लेन एरिया जहां उसके रथ और हाथी अलेक्जेंडर को कुचल सकें। डेरियस के पास 2.5 लाख सोल्जर्स थे, अलेक्जेंडर के पास 47,000। रात का वक्त था। अलेक्जेंडर के सबसे एक्सपीरियंस जनरल परमेनियन ने कहा, महाराज, दुश्मन बहुत बड़ा है, हमें रात को हमला करना चाहिए। अलेक्जेंडर ने उसे घूरा और कहा, आई विल नॉट स्टील माई विक्ट्री। मैं अपनी जीत चोरी नहीं करूंगा। मैं दिन के उजाले में उन्हें हराऊंगा ताकि कोई ये ना कह सके कि अलेक्जेंडर किस्मत से जीता। सुबह हुई, द बैटल ऑफ गौगामेला, 331 बीसी। डेरियस ने अपने खतरनाक साइथ्ड चैरियट्स भेजे, वो रथ जिनके पहियों पर तलवारें लगी होती थीं। वो तेजी से अलेक्जेंडर की आर्मी की तरफ आए ताकि उन्हें काट सकें। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को एक नई टेक्निक सिखाई थी, माउस ट्रैप। जैसे ही रथ आए, सोल्जर्स ने रास्ता दे दिया। रथ बीच में से निकल गए और पीछे खड़े सोल्जर्स ने उन्हें मार गिराया। फिर अलेक्जेंडर ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। वो अपनी कैवलरी लेकर राइट साइड में भागा। डेरियस ने उसे रोकने के लिए अपनी आर्मी को राइट मूव किया। इससे डेरियस की लाइन में एक गैप बन गया। अलेक्जेंडर यही चाहता था। उसने टर्न लिया और एक वेज बनाकर सीधा उस गैप में घुस गया, डेरियस के गले की तरफ। डेरियस ने फिर वही देखा, वही शैतान, वही आंखें। डेरियस फिर डर गया। वो फिर भागा और उस दिन पर्शिया का एम्पायर गिर गया। अलेक्जेंडर अब दुनिया का किंग ऑफ एशिया था। अलेक्जेंडर ने बेबीलोन और सूसा जैसे शहरों पर कब्जा किया। वहां इतना सोना था, इतना खजाना था कि उसे उठाने के लिए हजारों ऊंट कम पड़ गए। अलेक्जेंडर अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन पैसा अलेक्जेंडर को शांत नहीं कर सका। उसे डेरियस चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। वो डेरियस के पीछे भागा, मीलों तक। जब वो फाइनली डेरियस तक पहुंचा तो उसे एक लाश मिली। डेरियस के अपने ही कजिन बेसिस ने उसे मारकर फेंक दिया था। अलेक्जेंडर अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश देखकर रोया। उसने अपना शाही क्लोक उतारकर डेरियस की बॉडी पर डाल दिया। उसने बेसिस को पकड़ा और उसे एक दर्दनाक मौत दी, 2 पेड़ों के बीच बांधकर चीर दिया। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर का मानना था कि एक राजा को सिर्फ दूसरा राजा मार सकता है, कोई गुलाम नहीं। अब अलेक्जेंडर पहुंचा पर्सेपोलिस, पर्शिया की राजधानी, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। वहां एक रात जश्न चल रहा था, शराब बह रही थी, अलेक्जेंडर नशे में था।
एक औरत थाइस ने कहा, पर्शियंस ने एथेंस को जलाया था, आज हम पर्सेपोलिस को जलाएंगे। नशे में धुत अलेक्जेंडर ने एक जलती हुई टॉर्च उठाई और जर्सीज के महल पर फेंक दी। देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिरा गया। सुबह जब अलेक्जेंडर का नशा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने एक सिविलाइजेशन को राख बना दिया है। ये अलेक्जेंडर के डाउनफॉल की शुरुआत थी। अब अलेक्जेंडर बदल रहा था। उसने पर्शियन कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसने पर्शियन रीति रिवाज अपनाए। उसने अपनी आर्मी से कहा कि वो उसके सामने झुककर प्रस्ट्रेशन यानी सजदा करे। ग्रीक सोल्जर्स के लिए ये अपमान था। ग्रीक सिर्फ भगवान के सामने झुकते थे, इंसान के सामने नहीं। उन्हें लगा अलेक्जेंडर अब उनमें से एक नहीं रहा, वो अब फॉरेनर बन गया है। विस्पर्स शुरू हो गए, ये पागल हो गया है, ये भूल गया है कि हम मैसेडोनिया से हैं। इसी दौरान एक घटना हुई जिसने अलेक्जेंडर की आत्मा को मार दिया। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड क्लाइटस द ब्लैक, वही जिसने ग्रैनिकस में अलेक्जेंडर की जान बचाई थी। एक पार्टी में दोनों ने शराब पी रखी थी। क्लाइटस ने गुस्से में कह दिया, अलेक्जेंडर, तुम जो आज हो वो अपने बाप फिलिप की वजह से हो। तुम्हारे सोल्जर्स का खून है इसमें। तुम खुद को ज्यूस का बेटा मत समझो। सच कड़वा होता है। अलेक्जेंडर का ईगो हर्ट हो गया। गुस्से में, पागलपन में अलेक्जेंडर ने एक भाला उठाया और अपने ही दोस्त, अपने सेवियर क्लाइटस के सीने में मार दिया। क्लाइटस वहीं मर गया। जब अलेक्जेंडर को होश आया, वो चीख पड़ा। वो क्लाइटस की लाश से लिपट कर रोया। उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अलेक्जेंडर ने साबित कर दिया था कि अब वो अपने दोस्तों के लिए भी सेफ नहीं है। वो अब अकेला था। दुनिया जीत ली थी, लेकिन दोस्त खो दिए थे। लेकिन अलेक्जेंडर रुकने वाला नहीं था। उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसने मैप के उस हिस्से की तरफ देखा जहां ग्रीक्स के लिए दुनिया खत्म हो जाती थी। एक ऐसी जगह जहां के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी, जहां हाथी जंग लड़ते हैं, जहां के राजा 7 फीट लंबे होते हैं। इंडिया, यानी हिंदुस्तान। अलेक्जेंडर ने अपनी थकी हुई आर्मी से कहा, बस एक आखिरी कॉन्क्वेस्ट, हम दुनिया के किनारे यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड तक जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इंडिया में उसका सामना एक ऐसे राजा से होगा जो डैरियस की तरह भागेगा नहीं। एक ऐसा राजा जो कहेगा, लड़ना है तो आजा। किंग पोरस, यानी पुरु। साल 326 बीसी अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश के पहाड़ पार किए और इंडिया की धरती पर कदम रखा। लेकिन ये वो इंडिया नहीं था जो आज हम मैप्स में देखते हैं। ये सोने की चिड़िया थी। यहाँ के लोग अलग थे, यहाँ का मौसम अलग था और यहाँ के जानवर अलग थे। अलेक्जेंडर ने तक्षशिला के राजा अंभी से मुलाकात की। अंभी ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। उसने अलेक्जेंडर को सोने, चांदी और हाथी गिफ्ट किए। अंभी ने कहा, मेरा दुश्मन पोरस है, यानी पुरु, झेलम नदी के उस पार। अगर तुम उसे हरा दो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अलेक्जेंडर ने सोचा, ये भी डैरियस जैसा होगा, भाग जाएगा। लेकिन जब अलेक्जेंडर झेलम नदी यानी हाइडेस्पीस नदी के किनारे पहुंचा तो उसने दूसरी तरफ एक ऐसी दीवार देखी जो पत्थर की नहीं, मांस और ताकत की थी। किंग पोरस की आर्मी खड़ी थी और सबसे आगे खड़े थे 200 वॉर एलिफेंट्स। ग्रीक्स ने हाथी पहले देखे थे, लेकिन जंग में कभी फेस नहीं किए थे। उन हाथियों की चिंगाड़ सुनकर अलेक्जेंडर के घोड़े डर रहे थे। नदी उफान पर थी। मॉनसून का वक्त था, बारिश हो रही थी। पोरस का मैसेज क्लियर था, अगर दम है तो नदी पार करके दिखाओ। अलेक्जेंडर फंस गया था। अगर वो दिन में नदी पार करता तो पोरस के हाथी उसे पानी में ही कुचल देते। तो अलेक्जेंडर ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला। वो रोज रात को अपनी आर्मी को शोर मचाने का ऑर्डर देता। ड्रम्स बजते, मशाले जलती, पोरस की आर्मी अलर्ट हो जाती, लेकिन अलेक्जेंडर हमला नहीं करता। ये कई दिनों तक चला। पोरस की आर्मी को लगा ये सिर्फ शोर मचा रहे हैं, हमला नहीं करेंगे। वो रिलैक्स हो गए। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी, अलेक्जेंडर अपने चुने हुए सोल्जर्स के साथ चुपके से नदी के ऊपर वाले हिस्से यानी अपस्ट्रीम से क्रॉस कर गया। सुबह जब पोरस की नींद खुली तो अलेक्जेंडर उसकी जमीन पर खड़ा था। द बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस। ये अलेक्जेंडर की लाइफ की सबसे खूनी जंग थी। पोरस के हाथी टैंक्स की तरह आगे बढ़े। उन्होंने ग्रीक सोल्जर्स को सूंड से उठाकर पटकना शुरू किया, उन्हें पैरों तले कुचल दिया। ग्रीक फैलेंक्स यानी भाले वाले डर गए। उनके लंबे भाले हाथियों की मोटी चमड़ी पर बेअसर थे। लेकिन अलेक्जेंडर, वो पागलपन में सबसे आगे था। उसने अपने आर्चर्स यानी तीरंदाज को ऑर्डर दिया, हाथियों की आंखों में मारो, महावत को मारो। जब हाथियों को दर्द हुआ तो वो पागल हो गए। उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को कुचलना शुरू कर दिया। मैदान खून और कीचड़ से भर गया। 8 घंटे तक तलवारें टकराती रहीं। अंत में पोरस की आर्मी हार गई। लेकिन पोरस पोरस डैरियस की तरह भागा नहीं। वो 6.5 फीट लंबा राजा अपने हाथी पर बैठा आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उसकी छाती पर घाव थे, खून बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अलेक्जेंडर ने दूर से देखा और कहा,
आज मैंने एक असली मर्द देखा है। जब पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया तो वो घायल था, लेकिन उसका सर ऊंचा था। अलेक्जेंडर ने पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? पोरस ने अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, लाइक अ किंग। ये लाइन सुनकर अलेक्जेंडर का दिल पिघल गया। उसने पोरस को मारा नहीं, उसने पोरस को उसका राज वापस दे दिया और उसे अपना दोस्त बना लिया। अलेक्जेंडर जीत गया था, लेकिन इस जंग ने उसकी आर्मी की कमर तोड़ दी थी। उसका प्यारा घोड़ा ब्यूसीफेलस इस जंग में मारा गया। अलेक्जेंडर वहीं बैठकर एक बच्चे की तरह रोया। उसने उस जगह का नाम ब्यूसीफेला रख दिया। अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था। उसने सुना था कि आगे एक नदी है, बेयास यानी हाइफिसिस, और उसके पार एक और बड़ा साम्राज्य है, द नंदा एम्पायर यानी मगध, जिसके पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार और 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। पोरस के पास सिर्फ 200 हाथी थे और ग्रीक्स की हालत खराब हो गई थी। 6,000 हाथी सुनकर ग्रीक सोल्जर्स का दिमाग हिल गया। ब्यास नदी के किनारे अलेक्जेंडर की आर्मी ने वो किया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई थी। उन्होंने म्यूटनी यानी बगावत कर दी। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा, सिकंदर, बस बहुत हो गया, हम थक गए हैं, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हम और आगे नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें लालच दिया, उन्हें डराया, उनके सामने रोया, हम दुनिया के किनारे पर हैं, बस थोड़ा और। लेकिन सोल्जर्स टस से मस नहीं हुए। अलेक्जेंडर के जनरल कोइनस ने कहा, महाराज, एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब रुकना चाहिए। अलेक्जेंडर अपने टेंट में चला गया। 3 दिन तक वो बाहर नहीं निकला। वो चीखा, वो रोया, लेकिन आखिर में दुनिया के सबसे बड़े विजेता को अपनी ही आर्मी के सामने हारना पड़ा। उसने वापस मुड़ने का ऑर्डर दिया। ये अलेक्जेंडर की पहली और आखिरी हार थी। किसी राजा ने नहीं, उसके अपनों ने उसे हरायागा। वापस लौटने का रास्ता आसान नहीं था। अलेक्जेंडर ने गेड्रोसियन डेजर्ट यानी आज का बलूचिस्तान का रास्ता चुना। ये सुसाइड मार्च था। पानी नहीं था, गर्मी इतनी थी कि लोग धूप में जल रहे थे। उसके 80,000 लोग इस रेगिस्तान में प्यास और भूख से मर गए। अलेक्जेंडर खुद प्यासा था। एक बार एक सोल्जर ने कहीं से थोड़ा सा पानी ढूंढा और हेलमेट में अलेक्जेंडर को दिया। अलेक्जेंडर ने वो पानी देखा, चारों तरफ अपने प्यासे सोल्जर्स को देखा और वो पानी जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा, अगर सबके लिए नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। ये था वो लीडर जिसके लिए लोग मरने को तैयार थे। साल 323 बीसी, अलेक्जेंडर वापस बेबीलोन पहुंचा। वो शारीरिक रूप से जिंदा था, लेकिन अंदर से मर चुका था। उसकी बॉडी पर हजारों घाव थे, शराब की लत लग चुकी थी। उसका सबसे करीबी दोस्त और लवर हेफेस्टियन मर चुका था। हेफेस्टियन की मौत ने अलेक्जेंडर को पागल कर दिया था। उसने डॉक्टर को सूली पर लटका दिया, घोड़ों की पूंछ काट दी। और फिर वो रात आई जहां से हमने कहानी शुरू की थी। एक पार्टी के बाद अलेक्जेंडर बीमार पड़ा। बुखार बढ़ता गया। 10 दिन तक वो तड़पा। लोग कहते हैं उसे जहर दिया गया, लोग कहते हैं उसे मलेरिया हुआ। सच कोई नहीं जानता। लेकिन 32 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग करियर शुरू करते हैं, अलेक्जेंडर दुनिया जीतकर उसे खोकर मर गया। उसकी मौत के बाद क्या हुआ? वही हुआ जो इंसानी फितरत है। उसके जनरल्स टॉलेमी, सेल्यूकस, कसांडर ने उसके एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने अलेक्जेंडर की मां को मार दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर की बीवी लॉक्साना और उसके छोटे बेटे को मार दिया। अलेक्जेंडर का वंश खत्म कर दिया गया। जिस सल्तनत के लिए उसने इतना खून बहाया था, वो उसके मरते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दोस्तों, अलेक्जेंडर की मौत के बाद एक ऐसी कहानी मशहूर हुई जो चाहे हिस्ट्री की किताबों में ना मिले, लेकिन इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सबक है। कहा जाता है कि मरने से पहले अलेक्जेंडर ने अपने जनरल से 3 आखिरी इच्छाएं मांगी थी। पहली इच्छा, मेरा इलाज करने वाले हकीम यानी डॉक्टर्स मेरे जनाजे को कंधा देंगे। क्यों? ताकि दुनिया देख सके कि मौत के सामने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स भी बेबस होते हैं, वो मौत को नहीं रोक सकते। दूसरी इच्छा, मेरे जनाजे के रास्ते में वो सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बिछा दिए जाएं जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा किए हैं। क्यों? ताकि लोग देख सके कि जब इंसान जाता है तो उसकी एक पाई भी उसके साथ नहीं जाती, ये सब यहीं धूल में मिल जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर लटकाए जाएं। क्यों? ताकि दुनिया को दिखे कि जिस आदमी ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, वो आज खाली हाथ जा रहा है। ये अलेक्जेंडर की लेगेसी थी। वो आदमी जिसने अपने पिता को मारा, इनडायरेक्टली अपने दोस्तों को मारा, हजारों शहरों को जलाया और लाखों लोगों को गुलाम बनाया। आखिर में उसे क्या मिला? एक 6 फीट की जमीन? नहीं, वो भी नसीब नहीं हुई। उसकी लाश को इजिप्ट ले जाया गया,
चोरी किया गया और आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता कि अलेक्जेंडर की कब्र कहाँ है। दुनिया का मालिक आज गुमनाम है। उसके मरते ही उसका एम्पायर टूट गया। उसके जनरल्स कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। जिस ब्लड लाइन को वो अमर करना चाहता था, उसे जड़ से खत्म कर दिया गया। तो आज का इंडियन यूथ जो सपने देखता है, जो एम्बिशियस है, वो सिकंदर की लाइफ से क्या सीख सकता है? अलेक्जेंडर ग्रेट था क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स बड़ी थीं, लेकिन वो हैप्पी नहीं था। यहाँ 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जो तुम्हें अलेक्जेंडर की गलतियों से सीखने चाहिए। लेसन नंबर 1, बिलीव क्रिएट्स रियलिटी, ब्यूसिफिलिस माइंडसेट। जब सब जनरल्स ने कहा कि वो घोड़ा पागल है, अलेक्जेंडर ने कहा मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। दुनिया तुम्हें कहेगी ये एग्जाम टफ है, ये बिजनेस फेल हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। अलेक्जेंडर हमें सिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और कॉन्फिडेंस से तुम किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो। उसने देखा कि घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है। उसने प्रॉब्लम की जड़ यानी रूट कॉज पकड़ी। जिंदगी में प्रॉब्लम्स उस घोड़े जैसी होती हैं, दिखने में डरावनी, लेकिन अगर तुम उनका मुंह सूरज की तरफ कर दो, यानी सही पर्सपेक्टिव, तो वो शांत हो जाती हैं। लेसन नंबर 2, नो व्हेन टू स्टॉप, द बीस रिवर ट्रैप। अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन ने नहीं दी, उसकी अपनी ग्रीड यानी लालच ने दी। अगर वो इंडिया से वापस चला जाता तो शायद वो जिंदा रहता, उसका एम्पायर बचा रहता, लेकिन उसे और चाहिए था। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है नेवर सेटल, लेकिन दोस्तों, कंटेंटमेंट यानी संतोष भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर तुम एक गोल अचीव करते हो तो सेलिब्रेट करो, रुको, सांस लो। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो तुम्हारी टीम यानी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त 20 नदी पर तुम्हारा साथ छोड़ देगी। सक्सेस का मतलब सिर्फ मोर नहीं होता, सक्सेस का मतलब इनफ भी होता है। लेसन नंबर 3, यू आर नॉट गॉड, द ईगो पैराडॉक्स। अलेक्जेंडर को डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब उसने खुद को ज़्यूस का बेटा मानना शुरू किया, जब उसने अपने दोस्तों क्लाइटस को मारना शुरू किया क्योंकि वो सच बोल रहे थे। याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े सीईओ बन जाओ, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तुम हो एक इंसान ही। जिस दिन तुमने अपने क्रिटिक्स को सुनना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने अपने दोस्तों की एडवाइस को इंसल्ट मानना शुरू कर दिया, समझ लेना तुम्हारा बैबिलॉन नजदीक है। ईगो वो जहर है जो राजा को भी भिखारी बना देता है, अंदर से। अलेक्जेंडर की कहानी एक ट्रेजेडी है, एक ऐसे इंसान की ट्रेजेडी जिसने दुनिया जीत ली लेकिन खुद को हार गया। हिस्ट्री उसे सिकंदर कहती है, लेकिन सोचो, क्या वो सच में सिकंदर था, या वो पोरस था जो हारकर भी जीत गया, जिसने अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने लोगों के लिए लड़ाई की? फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें अलेक्जेंडर बनना है जो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ गया, या तुम्हें वो इंसान बनना है जो शायद दुनिया ना जीते लेकिन अपनों का दिल जीत ले? क्योंकि आखिर में मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अलेक्जेंडर ने कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर इस कहानी ने तुम्हें हिलाया है, अगर तुम्हें हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉरियर के अंदर का डर दिखा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए सपने देखो लेकिन जमीन पर रहो, कोशिश करो लेकिन लालच मत करो। जय हिंद।